जब फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या फिर ये भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक एक्सरसाइज होती है? आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने संसद में यूनियन बजट पेश किया है, लेकिन टैक्स सब्सिडी और नंबर से कहीं आगे वास्तव में ये एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसे पूरी तरीके से भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो नियंत्रित करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजट कानून की नजर में क्या है, पूरा कानून क्या है बजट का, और कौन से संविधान के प्रावधान हैं, संविधान के कौन से प्रावधान हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं, और पार्लियामेंट की अप्रूवल क्यों आवश्यक होती है, और बजटरी पावर का मिसयूज लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, ये संवैधानिक कानून को बिल्कुल सरल भाषा में समझाना है। आइए फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, कानूनी रूप से एनुअल बजट को कहा जाता है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत ये मैंडेट होता है कि प्रेसिडेंट प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करवाएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करवाएगा। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका एनुअल बजट है। ठीक है, बजट को है जो है वो कोई ऑप्शनल नहीं है, इसे हर फाइनेंशियल ईयर में पेश करना अनिवार्य होता है। यह प्रेसिडेंट के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन प्रस्तुत कौन करता है, पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बजट के अंदर क्या क्या शामिल होता है? बजट के अंदर शामिल होता है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स, गवर्नमेंट की आय कितनी होगी एस्टिमेटेड, और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो सकता है अनुमानित, वो होता है। और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन होता है। चार्ज्ड दो, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जिस पर कोई वोट नहीं होती है संसद में, दूसरा होता है वोटेड एक्सपेंडिचर जिसके लिए लोकसभा से मंजूरी अनिवार्य होती है। इस तरह बजट जो है वो एक संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी डॉक्यूमेंट बनता है, सिर्फ एक पॉलिसी स्पीच नहीं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर के प्रकार और पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में। बजट के रेफरेंस में ये समझते हैं, बजट के रेफरेंस में ये समझते हैं। देखिएगा, समझिएगा, जो ये खर्चे मैंने आपको बताए हैं, वोटेड और चार्ज्ड जो खर्चे हैं, इनके ऊपर, इन खर्चों पर पार्लियामेंट जो चार्ज्ड खर्चे हैं उनके ऊपर जो पार्लियामेंट है वो वोट नहीं कर सकती। और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, और इसी तरह संविधान के अंदर जो दूसरे फंक्शनरी हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड मुद्दों पर। ठीक है, गवर्नमेंट डेट पर इंटरेस्ट के रेफरेंस में कोई अप्रूवल नहीं होता, पार्लियामेंट कैग के खर्चों पर नहीं होता। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो जुडिशियल और संवैधानिक इंडिपेंडेंस है वो बना रहे। वोटेड एक्सपेंडिचर की बात करें कि जिस पर संसद की अनुमति अनिवार्य होती है, इसके अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं? वेलफेयर स्कीम शामिल होती हैं, डिफेंस अलोकेशन शामिल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग शामिल होती है, और उसके साथ साथ सब्सिडीज वगैरह शामिल होती हैं। लोकसभा की अप्रूवल के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता इस वोटेड एक्सपेंडिचर वाले हिस्से से। यह पावर आती है कहां से? भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 से, आर्टिकल 113 से, जो बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल की। और एक पार्लियामेंट यहां पर एग्जीक्यूटिव के पर्स पर कंट्रोल रखती है, ये बात समझिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कि आपके हिसाब से क्या आज की तारीख के अंदर पार्लियामेंट बजट पर असली बहस करती है, या सिर्फ एक ये महज फॉर्मेलिटी ही बन गई है? अब आगे बात करते हैं मनी बिल और राज्यसभा की भूमिका के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बजट को पेश किया जाता है मनी बिल के रूप में,
आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल के रूप में जो बिल पेश किए जा सकते हैं उसके अंदर कौन-कौन से विषय हो सकते हैं? उसके अंदर विषय हो सकते हैं आपके टैक्सेशन से, सरकारी बोरोइंग से, सरकारी जो कर्जा है उससे रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं और कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर और उसके साथ-साथ अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो आपके मनी बिल के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। और इसकी लोकसभा की भूमिका की बात करें तो लोकसभा की मनी बिल के ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। बजट को पास या फिर रिजेक्ट करने की शक्ति लोकसभा के पास होती है, सीधे जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, ना वो किसी मनी बिल को अमेंड कर सकती है, ना उस पर वीटो लगा सकती है। 14 दिन में राज्यसभा को वो बिल लौटाना होता है। इस डिजाइन से क्या सुनिश्चित होता है? इस डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो लोकसभा के पास रहे, जनप्रतिनिधियों के पास रहे, फेडरल बैलेंस बना रहे, लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो अवरोध है वो भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी मामले में कहा था कि मनी बिल रूट से मिसयूज के प्रति चेतावनी दी थी। इस केस में आप ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे बात करते हैं टैक्सेशन पावर और नो टैक्स विदाउट लॉ के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बजट का, उसको समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 265 है, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मतलब कि कोई भी नया टैक्स लगाया नहीं जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक कानून से उसकी अप्रूवल ना हो। बिना कानून संगत तरीके से वो नहीं लिया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि बजट प्रपोजल अपने आप में लॉ नहीं बनते हैं। फाइनेंशियल एक्ट का पास होना जरूरी होता है। कोर्ट्स इलीगल टैक्सेस को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है अगर कोई गलत तरीके से कोई टैक्स वैक्स लगा दिया गया है। बजट के जरिए से जो भी टैक्स आएगा वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जैसे कस्टम और एक्साइज के रूप में, और सेस और सरचार्ज भी हो सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा। बिना लेजिस्लेटिव बैकिंग के लगाया गया टैक्स हमेशा असंवैधानिक होता है। अब आगे बात करते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण 3 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्ट्स जो हैं पब्लिक अकाउंट के, उसको समझते हैं। चाहे उसमें कंसोलिडेटेड फंड हो, चाहे कंसोलिडेट कंटिंजेंसी फंड हो या फिर पब्लिक अकाउंट्स हो, उसको समझते हैं। बजट 3 संवैधानिक फंड के जरिए ऑपरेट करता है। इसमें सबसे ऊपर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां पर सभी रिवेन्यूज आते हैं, अधिकतर एक्सपेंडिचर भी सरकार का यहीं से होता है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसके लिए अनिवार्य होता है। दूसरा है कंटिंजेंसी फंड। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 से रेगुलेट होता है और इमरजेंसी खर्च होता है ये कंटिजेंसी फंड एक तरीके से। और इसके लिए यहां से अगर आपको कोई खर्च करना है तो प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है और बाद में इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल या रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। अब तीसरा जो अकाउंट है वो है पब्लिक अकाउंट। इसके अंदर पीएफ, सेविंग और डिपॉजिट वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट इसकी कस्टोडियन होती है, ओनर नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। इन फंड से मिसयूज हो सकता है। अगर मिसयूज का आरोप लगे तब कैसी स्थिति में क्या हो सकता है? तब उसका कैग ऑडिट हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी भी तय हो सकती है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू और बजट की सीमाओं के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम कवर कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट्स जो हैं वो आमतौर पर बजटरी पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। नॉर्मल टाइम में बजट के ऊपर कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन इंटरवेंशन हो सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो या फिर टैक्स लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से लगाए जाएं या फिर संवैधानिक प्रोसीजर फॉलो ना हो, तब कोर्ट इंटरफेयर करेगी। जनरली बजट के मामलों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। मुख्य सिद्धांत क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी को छूट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को कोई भी छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि बजट जो है आर्टिकल 14, 19 और 21 को ओवरराइड नहीं कर सकता है। वेलफेयर अलोकेशन पर रीजनेबल टेस्ट लागू होता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट लागू होता है और यही लॉ और इकोनॉमिक्स दोनों मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस करते हैं बजट का। कॉन्स्टिट्यूशन
के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने बजट को कभी भी पॉलिटिकल स्पेक्टेकल की तरह नहीं देखा, मीडिया हेडलाइन टूल की तरह नहीं देखा और ना ही पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट्री बायपास करने का रास्ते की तरह देखा। बजट का जो उद्देश्य है वो है क्या, एक संवैधानिक ट्रस्ट बनाना है, एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सेट करना है और पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट सभी को देना है। जब बजट की ट्रांसपेरेंसी कमजोर होती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अंत में कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो बजट है वो एक संवैधानिक अनिवार्यता है, हर साल पेश किया ही जाएगा और एग्जीक्यूटिव पर कानूनी डिसिप्लिन होता है और नागरिकों के लिए डेमोक्रेटिक शील्ड की तरह, ढाल की तरह काम करता है। इसे समझना ऑप्शनल नहीं है बल्कि सिविक लिटरेसी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपको बजट के पीछे का कानून समझाया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा और कमेंट में मुझे एक बात बताइएगा, क्या पार्लियामेंट को बजट पर बहस के लिए और समय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या बजट पे जो बहस होती है वो कम समय के लिए होती है या सही सफिशिएंट टाइम मिलता है। आप मुझे जो भी राय है वो बताइएगा। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।